हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, NBE यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, जिसमें काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट निकली है। काफ़ी बड़ी तो नहीं है लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकली है, जिसमें आपकी असिस्टेंट की वैकेंट हमें देखने को मिल रही है। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की मांग की गई है और इसे हम कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं और इसकी फ़ीस कितनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह निकली कहाँ है। तो यह निकली है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, जो न्यू दिल्ली में यह है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यह आपकी देखने को मिल से 2020 की है। पहले ये डेट है 1 जून, यानी कि 1 जून को ही यह निकल चुकी है। सर्कल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी की बात करें तो यह एलिजिबिलिटी आपको जितने भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की जाएगी, कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट की जाएगी, वह आपको 14/8 से पहले की आपकी होनी चाहिए। यानी कि आपका क्वालिफिकेशन 14/8 से पहले तक आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि यह कब से स्टार्ट होगी, तब कि 15 जुलाई से यह स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि 15/7 से यह स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/8/2021, यानी कि जुलाई से लेकर के आपकी अगस्त, यानी कि 15 जुलाई से लेकर के आप 14 अगस्त तक के बीच कभी भी इसे अप्लाई कर सकेंगे। यह हुई हमारी अप्लाई करने की डेट ऑफ CBT एग्जाम, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करें तो 29 आपकी यहाँ में हो जाएगी। सितंबर में आपकी यह एग्ज़ाम रखी गई है। यह आगे पीछे भी हो सकती है, क्योंकि यह अभी कोरोना पे डिपेंड है कि किस प्रकार का सिचुएशन हो सकता है। लेकिन जो NBE ने अपनी एक डेट सेट कर दी किस डेट में हो सकती है, और इसमें ज़्यादातर आपका 99% यही चांस है कि आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, आपकी 1 मंथ में ही यहाँ पे एग्ज़ाम भी हो जा रही है। NEB जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे है सीनियर असिस्टेंट, जिसकी पे लेवल 7 है। 7 पे लेवल जो काफ़ी होती है, ये आपको याद रखना है। यानी कि 35,000 से प्लस इसकी 35,000 49,000 7 में आपकी 49,900 समथिंग कुछ बेसिक पे है या, और आपको अलाउंसेस मिलाकर आपकी सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी होने वाली है। तो सीनियर असिस्टेंट की जो है लेवल है 7 है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांग की गई है एज बिलो 27। तो यानी कि 27 ईयर से आपकी कम होने चाहिए अगर आप UR कैटेगरी से है तो। लेकिन अगर आप OBC है, और OBC में भी कौन सा, OBC में आपको पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के बारे में पता ही नहीं होता। वह बस जो OBC का सर्टिफिकेट जो होते हैं स्टेट लेवल का, वो बना लेते हैं और उससे पता नहीं होता। बाद में वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद भी उसे निकाल दिया जाता है। तो अगर आप OBC है तो आप सबसे पहले आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना ले, तभी आप सेंट्रल लेवल के लिए अप्लाई कर पाएंगे और आपको रिजर्वेशन मिल सकेगा। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन 2 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक होती है एसेंशियल और एक होती है डिजरेबल। एसेंशियल का मतलब होता है कि यह क्वालिफिकेशन आपको होनी ही चाहिए, और डिजरेबल का मतलब होता है कि अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और आपके पास नहीं है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ एसेंशियल ही है, डिजेबल क्वालिफिकेशन नहीं है। एसेंशियल में क्या दिया है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के पास डिग्री होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास डिग्री यानी कि ग्रेजुएट आप होने चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा नंबर दिया तो क्वालिफाइड एग्जामिनेशन एज में भी प्रिस्क्राइब बाय NBE, यानी कि जो NBE जो एग्ज़ाम लेगी उसमें आपको क्वालिफाई करनी होगी। तो यह तो कोई बात ही नहीं है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए सीनियर असिस्टेंट के लिए। दूसरे नंबर पे हमारा है जूनियर असिस्टेंट।
पहले नंबर पे सीनियर असिस्टेंट, दूसरे नंबर पे है जूनियर असिस्टेंट। इसकी लेवल 2 है, यानी यहाँ पे लेवल थोड़ी सी कम दी गई है। ये लेवल का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सैलरी जो होता है ये लेवल पे डिपेंड करता है, इसलिए लेवल दिया जाता है। लेवल 1, लेवल 2, 4, 6, 7, जितना लेवल आपका हाई होगा आपकी सैलरी उतनी ही ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ नंबर पोस्ट की 8 ही पोस्ट थी, यहाँ पे देख सकते हैं कि सीनियर असिस्टेंट की 8 पोस्ट थी और जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे 30 है। यहाँ पे पोस्ट आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही। एज की बात करें तो 27 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है अनरिजर्व के लिए, यानी कि आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको 27 ईयर्स से कम होनी चाहिए, सिर्फ 27 से बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप ओबीसी है तो आपको 3 ईयर्स का रिलेक्शन मिलेगा, SC ST है तो आपको 5 ईयर्स का रिलेक्शन मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिसमें पास्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट UT एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन अथॉरिटी, यानी कि सीधी भाषा में कहें तो आपके पास जो है 10+2 यानी कि 12 हाई सेकेंडरी आपके पास होनी चाहिए। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से आप 12 पास होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेज सच एज विंडो, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लैन आर्किटेक्चर। यहाँ पे आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज मांगी गई है, यानी कि आपको पास अगर बेसिक नॉलेज, बेसिक किसे कहते हैं, मान लीजिए आपको वर्ड आ रहा है, स्केल आ रहा है, आपको अगर बेसिक नॉलेज है, बेसिक कंप्यूटर भी आप सीख चुके हैं, अगर नहीं भी सीखे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर उतना कठिन नहीं होता। आप 1-2 बार करने से आप 1-2 महीना में अच्छे से कंप्यूटर सीख जाएंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप 12 पास है तो इसे अप्लाई कर पाएंगे, और NB से क्वालिफाई आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। दूसरे पेज पर चलते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा जो पोस्ट था वो है जूनियर अकाउंटेंट। पहले पे था सीनियर असिस्टेंट, दूसरे पे था हमारा जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट और तीसरे नंबर पे जूनियर अकाउंटेंट। इसकी पे लेवल की बात करें तो 4 है। तो सबसे ज़्यादा जो पे लेवल था आपका सीनियर असिस्टेंट का था 7, इसके बाद आपका 2, इसके बाद यहाँ पे 4। इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आपको 4 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज बिलो 27 ईयर्स, यानी कि 27 ईयर्स से भी कम होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है। अगर आप OBC से है तो 3 ईयर्स का आपको रिलेक्शन मिलेगा, और SC ST है तो आपको 5 ईयर का रिलेक्शन मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री विथ मैथ्स और स्टैटिक्स और ए डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास कॉमर्स में डिग्री होना चाहिए और विथ मैथ अथवा स्टैटिक्स होनी चाहिए। अगर स्टैटिस्टिक्स में आप किए हैं तो भी आपको वो होना चाहिए, मैथ्स से किए हैं तो भी आपको होगा, और स्टैटिस्टिक्स से किए यानी कि मैथ्स में आपने डिग्री किया है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, स्टैटिस्टिक्स में डिग्री किए हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे, और कॉमर्स में किए हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। टू क्वालिफाई एग्जाम से NBT में क्वालिफाई होना होगा आपको। यहाँ पे आगे डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन, मैंने पहले ही बोला था आपको 2 क्वालिफिकेशन होता है, एक होता है एसेंशियल, एक और डिजर्वेबल। जैसे यहाँ पे एसेंशियल लिखा हुआ है और यहाँ पे डिजर्वेबल लिखा हुआ है। तो डिजर्वेबल में क्या है, 3 years experience in dealing with accounts in some government institution with knowledge of computer based accounting, यानी कि आपको 3 years की एक्सपीरियंस नॉलेज होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट में जिसमें आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग की। यह हो आपकी डिजिटेबल क्वालिफिकेशन। अगर यह क्वालिफिकेशन आपके पास है, सभी के पास तो होंगे नहीं, क्योंकि 3 years अगर एक्सपीरियंस होगा तो जॉब पहले से कर रहा होगा और जॉब सर्कल को क्यों यहाँ पे क्यों आएगा। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, जैसे कोई क्या होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो भी होता है, कोई 3 years का 2 years का वहाँ पे कोई किसी ने किया होगा तो इसे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। डिजिटेबल क्वालिफिकेशन का अर्थ यही होता है। इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन का बाद SC ST OBC का आपको कितना रिजर्व मिलता है ये यहाँ पे दिया गया है, या मैंने आपको पहले ही बता दिया किसको कितना रिजर्व मिलता है, 3 years का और 5 years का। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी अलग अलग की गई है। पहले नंबर पे सीनियर असिस्टेंट,
जिसमें आपकी पे लेवल थी 7, नंबर ऑफ वैकेंसी थी 8, अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी, SC के लिए 1 वैकेंसी, ST के लिए नील वैकेंसी यहाँ पे है ही नहीं, OBC के लिए यहाँ पे 4 वैकेंट, यानी कि टोटल वैकेंट है मेरा यहाँ पे 8 था, जिसमें अनरिजर्व के 3, SC के लिए 1 और OBC के लिए 4। यहाँ पे OBC के लिए 4 यहाँ पे ज़्यादा दे दिया, और यहाँ पे EWS के लिए वैकेंट नहीं है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा था जूनियर असिस्टेंट, जिसकी पे लेवल थी आपकी 2, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं यहाँ पे 30, यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंट हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसमें आपकी अनरिजर्व की 5, SC की 6, ST की 3 और OBC की 16। यहाँ पे हमें OBC की वैकेंट ज़्यादा देखने को मिल रही है, 16 और 4। इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट की 3 नंबर में, जिसकी पे लेवल थी यहाँ पे 4, नंबर ऑफ वैकेंसी 4, अनरिजर्व की 2, SC की 1 और नील, यानी कि इसकी नील है कोई भी नहीं है, और OBC की 1। तो यहाँ कैटेगरी वाइज वैकेंट यहाँ पे उन्होंने कर रखी है। यहाँ पे एज लिमिट की बात, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन बात करता है, एप्लीकेंट मस्ट पोसेस एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एज प्रिस्क्राइब बाय कॉलम नंबर 5 ऑफ द टेबल एट पारा ए एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस डेट को क्लोजिंग होगी उस डेट तक आपके पास यह सारा क्वालिफिकेशन आपके पास हो जानी चाहिए, या इन्होंने मेंशन यहाँ पे कर दिया है कि क्लोजिंग डेट से पहले आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन आपके हाथ में होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट हैव अटेंड द मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से यहाँ कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि 18 ईयर्स में तो कोई डिग्री क्वालिफाई कर ही नहीं पाता, 20 ईयर्स ही लग जाते हैं। तो 20 ईयर्स होनी चाहिए, और आपको यहाँ पर 27 यानी कि 18 से 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट यानी कि जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन तक एज रिलेक्शन है, तो एज रिलेक्शन आपको कैटेगरी वाइज मिलती है, यह उन्होंने यहाँ पे कहा है। चौथे पेज पर चलते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था आपको कि अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 ईयर्स की छूट मिलेगी, अगर OBC है तो 3 ईयर्स की मिलेगी, PWD अनरिजर्व की है 10 ईयर्स की मिलेगी, PWD OBC है तो 13 ईयर्स की मिलेगी, PWD SC ST है तो आपको 15 ईयर्स की एज रिलेक्शन यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे एज रिलेक्शन की बात इन्होंने की है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने CBT की बात की है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगी, जिसमें आपके डेयर विल बी नेगेटिव मार्किंग दिए 25 में, यानी कि 4th में आपको 1, अगर 4 आप रॉन्ग करते तो आपको 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% फॉर SC ST एंड 50% ऑर्डर, यानी कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखेगी। ये जरूरी नहीं कि आप 40% लेंगे तो आप पास कर जाएंगे, यह एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का, अगर आप 40% SC ST कैंडिडेट है तो आपको लाना ही होगा, और 50% अगर आप ऑर्डर यानी कि अनरिजर्व है OBC है तो आपको लाना ही होगा, ये मिनिमम है। यह जरूरी नहीं कि आप 50% लेंगे तो वो क्वालिफाई कर दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। पोस्ट जूनियर असिस्टेंट 10+2 लेवल पेपर रहेगा इसमें, क्योंकि 10+2 की यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। सीनियर असिस्टेंट ग्रेजुएट लेवल पेपर रहेगा, जूनियर अकाउंटेंट एक ग्रेजुएट लेवल पेपर रहेगा। स्टेज 1 की बात यहाँ पे की गई है। अच्छा, उसमें कुछ छूट चुका है शायद मेरा, इसमें चलते हैं। इसमें कुछ है यहाँ पे, और चलते नीचे, नहीं इसमें नहीं है। CBT 1 का यहाँ, हाँ यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि CBT 1 वहाँ में क्लियर नहीं था। यहाँ पे CBT 1 यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 की 2 एग्जाम होगी, यानी कि जिसे हम प्री और मेंस कहते हैं। तो स्टेज 1 में आपकी होगी कंप्यूटर बेसिक एग्जाम 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स की, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, और 180 मिनट्स आपको दिया जाएगा। यहाँ पे टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। ये आपकी CBT 1 की है, और CBT 2 नेक्स्ट पेज में आपको मैंने बोल रहा।
जिसमें आपकी यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये इसकी लेवल रहेगी। सेकेंड स्टेज में है, यानी कि जो मेंस पेपर जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आपकी स्टेट टू एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट सेल बी 100 मार्क्स एंड टाइम ड्यूरेशन सेल बी 75 मिनट्स। 75 मिनट्स आपको टाइम दी जाएगी और 100 मार्क्स की यहाँ पे पेपर रहेगी स्किल 2 में। इसमें भी आपको जो लेवल है वही रहेगी 10+2 लेवल की और डिग्री लेवल की। इसके बाद आपको स्किल टेस्ट भी एक पोस्ट में है, पहले पेपर 1 पेपर 2, इसके बाद में आपको स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा जो जूनियर असिस्टेंट की स्किल टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज भी वहाँ पे आपको लिया जाएगा। स्टेज 1 में आपको क्या क्या है, 1 मार्क्स पर आइटम रहेगा, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, क्वांट 50 क्वेश्चन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का आपका यहाँ पे स्टेज 1 में रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। तो नंबर 6 में चलते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे वही ड्यूरेशन दिया आपका फाइनल मेरिट जो निकाल जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट द पेपर शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन CBT स्टेट 1 एंड कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट स्टेट 2 which will determine their position on 2 or more candidates require equal mark. The candidate order in A shall be placed over the merit list shall hold good for the period of 1 year or until the next selection whatever। अच्छा ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो आपका मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों को मिलाकर बनाई जाएगी। लेकिन अगर दोनों मिलाकर किसी एक कैंडिडेट का अगर सेम मार्क्स आ रहा है तो उसका जो एज है, जिसका पुराना एज है, यानी कि जो जिसका एज डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, और जो बाकी बच जाएगा उसको नेक्स्ट में दिया जा सकता है या नहीं भी दिया जा सकता है। बाकी सारा ये इंस्ट्रक्शन है, इसे हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। तो फिर से हम पहले पेज पे आ जाते हैं। तो आपने देखा कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, जिसमें आपकी अप्लाइंग की डेट है आपकी 15/7, यानी कि 15 जुलाई से आप इसे अप्लाई करेंगे। अभी यह ओपनिंग नहीं हुई है, अभी आप जाके वहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको इसका विंडो नहीं खुलेगा, ये आपको याद रखना है। आपको 15 के बाद ही खुलेगा, यानी 15 से आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी लास्ट डेट है 14/8 तक। तो 15 के बाद आप इसे 15 से लेकर के 14/8 तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अभी आप थोड़ी वेट कीजिए, जब डेट हो जाएगा तब आप इसे अप्लाई कीजिएगा। और वैकेंसी उतनी खास नहीं, ज़्यादा नहीं है, फिर भी है। आपको 30 यहाँ पे मिल जाती है, 8 वहाँ पे मिल जाती है, 4-5 वहाँ पे मिल जाती है। और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा की नहीं, आपके पास डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास डिग्री है, जो डेट कहा गया कि 14/8 तक आपके पास अगर डिग्री है तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कर दें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।